अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिज़ाबाद आतिफ़ नज़ीर। हम उनसे पूछेंगे इस शहर की पुलिसिंग के हवाले से हाफिज़ाबाद में संगीन और आम नौइयत के जराइम की शरह क्या है, यहाँ की आबादी कितनी है और आबादी में अमन व अमान को कायम रखने के लिए थानों की तादाद क्या है, और भी बहुत से सवालात होंगे जिनके जवाब हम इनसे लेंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, बताइएगा कि हाफिज़ाबाद इसकी पुलिसिंग क्या है? हाफिज़ाबाद की पॉलिसिंग मल्टीपल हमारे डायमेंशंस हैं जिनके ऊपर बेस करती है। आप का रूरल डिस्ट्रिक्ट भी है, फिर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है, तो इसमें आपके पास मिसलिनियस किस्म का क्राइम है। क्राइम अगेंस्ट पर्सन की अगर बात करें तो इसमें आपकी पर्सनल एनमिटीज़ भी इसमें आ जाती हैं, आपके इंडिविजुअल केसेस हैं, मर्डर्स के, अटेम्प्ट टू मर्डर्स हैं। इस तरह से क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें आप का जैसे आपका सिटी पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पे आपका मोटरसाइकिल थेफ्ट है, आपका स्टेपल क्राइम है। इस तरह से चूँकि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि रूरल डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे आप के कैटल लिफ्टिंग के आपके केसेस हो सकते हैं। इस तरह से आप के पास मल्टीपल टाइप के केसेस हैं जिनको आपको डे टू डे बेसिस के ऊपर आपको फेस भी करना पड़ता है, आपको वर्कआउट भी करना पड़ता है। अच्छा सर, कैसे, किस तरह आप इस शहर से क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं? देखें, सबसे पहले मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि आप जब भी किसी डिस्ट्रिक्ट में आप एज ए डिस्ट्रिक्ट हेड जाते हैं, या जैसे अगर आपका स्टेशन हाउस ऑफिसर है वो किसी थाने के जाके चार्ज संभालता है, सबसे पहले आपका है टीम बिल्डिंग। क्योंकि अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि एक अकेला बंदा जाके सारे मामलात को टेक्टफुली हैंडल कर लेगा और उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि मेरी ये पॉलिसी नहीं है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि आपके पास आपके टीम मेंबर्स अच्छे होंगे, जो मेहनत करने वाले होंगे, जो आपके साथ खड़े होने वाले होंगे, तो डेफिनेटली हालात में बेहतरी आएगी, लोग सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करेंगे और अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी को एंजॉय करेंगे। आपका अपनी टीम की सिलेक्शन का मेयार क्या है? मयार जो बंदा अपनी पब्लिक को सर्व कर सकता है, जिसमें पैशन मौजूद है, जिसके अंदर डेडिकेशन है कि उसने क्राइम कंट्रोल करना है। अब क्राइम कंट्रोल करने के दो तरीके हैं, एक है प्रिवेंशन और दूसरा है डिटेक्शन। बेस्ट स्ट्रेटजी प्रिवेंशन की है, आप प्रिवेंट करें क्राइम को। अगर किसी वजह से क्राइम हो गया है तो फिर उसके बाद डिटेक्शन है। तो डिटेक्शन के लिए भी फिर आपको ऐसे हार्ड वर्किंग टीम मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं जो कि आपको विद इन नो टाइम आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दें। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है टीम के मेंबर्स सेलेक्ट करने के लिए। ये 2+2=4 वाली बात है कि आप अच्छे लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो वो आपकी एक ऐसी टीम बन जाएगी जिसको ना सिर्फ आप के डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले लोग अप्रिशिएट करेंगे, बल्कि वो उनका काम, उनकी एफर्ट्स और वो रिजल्ट्स आपको बताएंगे कि आपकी टीम के मेंबर्स अच्छे हैं और वो काम कर रहे हैं। कैसे सिलेक्ट करते हैं आप अपनी टीम के मेंबरान को, देखें हैसियत कमांडर? देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा काम करने वाला बंदा छुपता नहीं है, वो आपके डिपार्टमेंट का एसेट है। जब भी आप किसी जगह के ऊपर आते हैं तो ये महज चंद दिनों की बात है कि आपको पता लग जाता है कि आपकी टीम के अंदर A+ कैटेगरी के कौन से लोग हैं, आपकी तरजीहात क्या हैं, आपने किस चीज़ को सबसे पहले लेके चलना है, कौन सा चैलेंज आपके सामने है जिसको आपने इमीडिएटली आके एड्रेस करना है। मैंने जैसे पहले आपको कहा कि ये बड़ा एक आसान सा तरीका है। आपके पास अगर आपकी अपनी तरजीहात का तयन होगा तो बहुत इजी है आपकी टीम बिल्ड करना, टीम सेलेक्ट करना, उसको फील्ड में लॉन्च करना और अपने मुतवक्का आपके जो रिजल्ट्स हैं उनको अचीव करना। आपने बताया कि हाफिज़ाबाद जो है इसमें रूरल एरिया में वारदात जो है वो अलग नौइयत की है, शहरी इलाके में वारदात जो है वो एक अलग नौइयत की है। तो इसमें फिर आपको इन मामलात को देखने के लिए ख़ासी मेहनत करनी पड़ती होगी। देखिए, आपने अगर अपनी मर्ज़ी के रिजल्ट्स अचीव करने हैं तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो हैं वो हासिल नहीं होंगे।
जब आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हासिल नहीं होंगे तो लोगों के अंदर बेचैनी की एक जो कैफियत है वो प्रीवेल करती रहेगी। एक दिन में हाफिजाबाद के शहरी इलाकों और रूरल एरिया में वारदात की शरह क्या है? देखिए, आप वो वेरी करता है और आपका जो हर एक थाना है उसका स्टेपल क्राइम डिफरेंट है दूसरे थानों से। जो आपका रूरल थाना है कोई सा भी, भले वो आपके पिंडी भटियाँ सर्कल में है या आपके सदर सर्कल में है, वहाँ पे आप की कैटल लिफ्टिंग हो सकती है, वहाँ पे आपके छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वहाँ पे आपकी थेफ्ट की कोई वारदात हो सकती है। आपके जो अर्बन पुलिस स्टेशंस हैं वहाँ पे आप की मोटरसाइकिल थेफ्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि सिटी पुलिस स्टेशन की अगर हम बात करें, सो इट डिपेंड्स कि आपका थाना किस जगह के ऊपर है, आपके थाने का AOR क्या है, वहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो थाने के मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं वो डिफ़ाइन करेंगे कि वहाँ पे किस तरह की वारदात होगी। और उस वारदात को ट्रेस करने के लिए या उसे प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या स्कीम ऑफ थिंग्स है जिन्हें कि हम फॉलो करते हैं, जैसे आपका क्राइम जो है वो रिडक्शन वाली साइड पे या उसमें डाउनवर्ड्स ट्रेंड आएगा उसमें। आतिफ नज़ीर की पोस्टिंग के बाद हाफिजाबाद में क्राइम की शरह ऊपर गई या नीचे आई या फिर दरमियान में सख्त है? देखें, मैं अक्सर पहले बात करता होता हूँ कि कंपैरिजन है एप्पल्स टू एप्पल्स का। इसमें आतिफ नज़ीर की पोस्टिंग इसमें मैं पर्सनली समझता हूँ कि शायद वो इतनी मैटर ना करे जितने आपकी टीम की एफर्ट्स मैटर करती हैं। अगर आपकी टीम में प्लेयर्स अच्छे आ गए, आपके ऑल राउंडर परफॉर्मर्स जो हैं वो अगर आपके अच्छे आ गए हैं, तो डेफिनेटली आतिफ के साथ जो लोग खड़े हुए होंगे वो आपको आपकी एलिवेशन में बड़े ही वो उसमें कारआमद साबित होंगे। सो अगर हम 2024 का कंपैरिजन करें 2025 के साथ, तो उसमें एक विजिबल डिप है आपके क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में। उसमें आप की रॉबरी के इंसिडेंट्स रिड्यूस हुए हैं, उसमें आपकी डकैती रिड्यूस हुई है, उसमें आप की स्नैचिंग आपकी रिड्यूस हुई है, उसमें आपका जो थेफ्ट के केसेस हैं वो आपके रिड्यूस हुए हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि आपकी टीम मेहनत कर रही है। सो आतिफ अगर यहाँ पे एज ए कैप्टन के तौर पे परफॉर्म कर रहा है तो उसमें इक्वली क्रेडिट, बल्कि उससे ज़्यादा क्रेडिट उसकी टीम के मेंबर्स को जाता है जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। और इसमें विजिबल डिप है मुख्तलिफ हेड्स के अंदर। अगर मैं इसी तरह से क्राइम अगेंस्ट पर्सन की बात करूं, आपके मर्डर्स जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर कम हैं। आपके अटैम्प्ट टू मर्डर जिसे हम 324 PPC कहते हैं वो आपका विजिबल डिप है, बल्कि उसमें मोर देन 50% डिप है। इस तरह से आपके हर्ट के केसेस जो हैं वो कम हैं। सो इसमें दो चीज़ें हो गई। एक तो ये है कि आपका क्राइम अगर रिडक्शन की तरफ जा रहा है तो आपकी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन इम्प्रूव हो जानी चाहिए। आपको कम टाइम के अंदर उन केसेस की डिस्पोजल में मदद मिलनी चाहिए, कम टाइम के अंदर आपके केसेस जो है वो सेंड टू कोर्ट होने चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि ओवरऑल चीज़ें जो है वो बेहतरी वाली साइड पे जा रही हैं। क्या वजह है क्यों हाफिजाबाद को दुश्मनियों का शहर कहा जाता है? यहाँ पर दरीना अदावत पर कत्ल गारत का जब भी कोई वाक़या होता है तो उसकी गूंज जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों तक सुनाई देती है। जो आपके पर्सनल एनमिटी के केसेस हैं वो मेरे से, अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन आप पूछें तो मैं समझता हूँ कि आपके शायद हर शहर में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब देखना ये है कि वहाँ की जो पॉलिसिंग है उन्होंने उसको किस तरह से उनको टेकअप किया है। आपने किस तरह टेकअप किया? मैं बताता हूँ जी। मेरी पोस्टिंग के बाद सबसे पहले हम लोगों ने जितने हमारे पर्सनल एनमिटी के केसेस थे हमने उनको डॉक्यूमेंट किया। डॉक्यूमेंट से मुराद ये है कि हमने जैसे जैसे वो दुश्मनियाँ स्टार्ट हुई, अब इसमें एक दो हमारे पास पर्सनल एनमिटी के ऐसे भी हमारे पास इंसिडेंट्स हैं जो कि तकरीबन 20-20 साल पुराने हैं। उसमें एक अब मुझे इमीडिएटली याद आ रहा है कि एक शायद हमारे पास यहाँ पे पर्सनल एनमिटी का एक सीरीज़ खुदा न खास्ता वो ऐसी भी थी जो कि तकरीबन कोई 20-22 लोगों की जानें निकल चुकी है। सो हमने उनको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। हमने देखा कि रीज़न्स क्या थी जिसकी वजह से ये पहला मर्डर हुआ या अटैम्प्ट टू मर्डर हुआ, उसके बाद ये इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट इंसिडेंट आगे ये इशू चल पड़ा मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जी कितनी FIRs हुई, कितनी FIRs में कितने लोग अरेस्ट हुए, कितने लोग येट टू बी अरेस्टेड थे, कितने POs हो गए, कितने बाहर चले गए। सो एक बड़ी हमने इसके ऊपर एक सिस्टमेटिक एफर्ट की है। उस सिस्टमेटिक एफर्ट का फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे केसेस में ऐसे लोग जो कि पकड़े जाने चाहिए थे वो हमने पकड़ लिए।
बहुत सारे ऐसे लोग हमारे जो कि क्राइम कमिट करने के बाद इस मुल्क से बाहर चले गए, उन पे हमने रेड वारंट का प्रोसेस हमने इनिशिएट कर दिया। बहुत सारे हमारे ऐसे केसेस थे जिन पे कि हमारी सेक्शन 88 सीआरपीसी की कार्रवाई नहीं हुई थी। हमने उनका लाइफ स्टॉक का रिकॉर्ड मंगवाना शुरू कर दिया, हमने उनकी लैंड होल्डिंग्स देखनी शुरू कर दी, हमने एक्साइज एंड टैक्सेशन से रब्ता किया, हमने ये देखना शुरू कर दिया कि इनके पास मूवेबल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, गाड़ियों की बद में, मोटरसाइकिल्स या दूसरी ऐसी चीज़ें जो हैं। सो एक ये सिस्टमेटिक एफर्ट हमारी हुई है। रिजल्टेंटली हमें दो फ़ायदे हुए। एक फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास पकड़े गए जो कि हमने आज तक नहीं पकड़े थे, वो साल हर साल से ऑन द रन पकड़ने की कोशिश नहीं की गई थी। सेकंड ये हुआ कि हमने रेड वारंट का प्रोसेस शुरू कर दिया। जो सबसे अच्छी चीज़ हुई वो उससे एक पूरे के पूरे आपके डिस्ट्रिक्ट में एक मैसेज चला गया कि पुलिस जो है वो अब पर्सनल एनमिटीज़ के केसेस को देखना शुरू हो गई है। अब पुलिस आजकल बड़ी एक्टिव है। वह छोटी जगह है, छोटी जगह के ऊपर चीज़ें बहुत जल्दी ट्रैवल करती हैं। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि अभी तक अब जब आज आप और मैं यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमारे पास 2 या 3 हमारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनमें कि पर्सनल एनमिटी वाले लोग जो हैं वो हिट हुए या उनको हिट करने की कोशिश की गई। अदरवाइज़ पिछले साल के हवाले से अगर ये कंपैरिजन देखें तो इसमें भी एक विजिबल डिप है, जबकि पिछले साल ये तनासुब जो है पर्सनल एनमिटी के केसेस में मर्डर का या अटेम्प्ट टू मर्डर का वो आज के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा था। कितनी दुश्मनियों को आपने डॉक्यूमेंट किया और दुश्मनियों को ख़त्म करने के लिए हाफिजाबाद पुलिस का क्या किरदार है, कितनी कामयाबी हुई, कितनों में सुलह करवाई आपने? हमने तकरीबन 20 से ज़ायद हमारे पर्सनल एनमिटी के ऐसे केसेस थे जिनकी कि हमने बारीक से बारीक डिटेल्स भी उनको हमने डॉक्यूमेंट किया। फिर जब हम उसमें हमारी टीम्स बैठी, हम लोगों ने उनको डिस्कस करना शुरू किया तो हमारे पास एक चीज़ ये सामने आई कि इनमें से तकरीबन कोई 8-9 के करीब ऐसे हमारे पर्सनल एनमिटीज़ के हमारे ये केसेस हैं कि जिसमें अब ये इनएक्टिव हो गई हैं। इसमें सारे लोग पकड़े जा चुके हैं, चालान हो चुके हैं और तकरीबन 3-4-5 साल से आज तक इसमें किसी किस्म का कोई छोटे से छोटा इंसिडेंट भी नहीं हुआ। कुछ हमारी जो दुश्मनियाँ थी जिसमें हमें ख़दशा था कि खुदा न खास्ता इसमें पोटेंशियल मौजूद है, इसमें स्पार्क मौजूद है, ये किसी न किसी जगह पे जाके बढ़ेगी, उन पे हम लोगों ने प्रिवेंटिव एक्शंस किए, उन पे हम लोगों ने कॉन्टीन्यूस रेड्स कंडक्ट किए जहाँ जहाँ पे लोग पकड़े जाने वाले थे। सो इसमें भी एक हमारी एक कलेक्टिव एफर्ट चलती रही है। रिजल्टेंटली अल्लाह का शुक्र है कि आज तक हमारे 2 या 3 ऐसे केसेस हुए हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, जिसमें कि हमारे पास नुकसान इस साल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा था। क्या कभी इन दुश्मनियों को ख़त्म किया जा सकेगा, इस सिलसिले को रोका जा सकेगा? देखिए, मैं तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक साइड पे जाना पसंद करूँगा। क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए इसमें तो क्यों नहीं हो रही? मैं आता हूँ, उस साइड पे भी आता हूँ मैं। अच्छा, एक तो उसमें मैं आपको बताऊँ कि जो पार्ट है कि जी क्यों नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है। रोल इसमें किसका है? रोल इसमें है आपकी कम्युनिटी का, आपकी पुलिस के लोगों का। आई मीन किसी भी बंदे ने अगर इसमें इनिशिएटिव लेना है तो उस पर किसी पे कोई बार नहीं है कि वो दोनों फ्रीकैन को, या बाज़ अब एनमिटीज़ के ऐसे केसेस भी हैं जिसमें अनफॉर्चुनेटली 2 से 3 दुश्मनियों का खात्मा कैसे होगा, इसमें कम्युनिटी का क्या रोल होगा और पुलिस क्या किरदार अदा कर सकती है, ये पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद से पूछ रहे थे कि इस शहर में दुश्मनियों के ख़ात्मे में कम्युनिटी क्या किरदार अदा कर सकती है और पुलिस किस तरह इन दुश्मनियों को ख़त्म करवा सकती है। सर, आप बता रहे थे कि इसमें कम्युनिटी का क्या किरदार है और पुलिस का क्या किरदार है। देखिए, क्वेश्चन था कि क्या कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है कि हम ये जो पर्सनल एनमिटीज़ के केसेस हैं जो साल से अलाइव हैं, इनको हम लोग किसी साइड पे ले जाएं, इनको हम लोग ख़त्म कर दें।
मैं आपको पहले भी बता रहा था कि इसमें बिल्कुल अगर हम लोग सिंसियर एफर्ट करें तो ये इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हम लोग अचीव कर सकते हैं। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इनमें इंगेज होने के बाद इनको डाइल्यूट कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो आपकी कम्युनिटी का है। अच्छा जी। अब ये जो आपकी पर्सनल एनमिटी का कोई एक केस है वो किसी एक जगह के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों पार्टीज़ किसी एक जगह के ऊपर रह रही हैं, वहाँ पे आपकी जो कम्युनिटी है उनके मोज़ज़ नुमाइंदे भी होंगे, वहाँ पे कोई ऐसे लोग डेफिनेटली एग्जिस्ट करते होंगे कि जिनकी बात दोनों पार्टी सुनती होंगी। एक तो मैं समझता हूँ कि अगर उनकी तरफ से कोई एफ़र्ट्स की जाएँ तो ये नहीं हो सकता कि सिंसियर एफ़र्ट्स का कोई रिज़ल्ट हमारे पास ना आए। दूसरी चीज़ बसा औकात पुलिस जो है वो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि पुलिस के बहुत ऐसे ऑफिसर्स को मैं जानता भी हूँ कि जिनकी अपनी एक रिप्यूट है, जिनका अपना एक ट्रस्ट का एक लेवल डेवलप हुआ हुआ होता है इन पार्टीज़ के दरमियान, वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कि जी इनको करीब लाया जाए। बाज़ औक़ात अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि दो पार्टीज़ अगर आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं, चूँकि रूरल में बड़ा आपका जो बैकग्राउंड है उसमें ये बड़ी आपकी रूटीन की प्रैक्टिस है कि इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि कभी नहीं चाह रहे होते कि इनको एग्जैक्टली कि इनको करीब आने का मौका दिया जाए, या ये पर्सनल एनमिटी जो पिछले 5-10 साल से एग्जिस्ट कर रही है इसको ख़त्म किया जाए। वो बढ़ावा देते हैं, वो जब भी किसी इंक्वायरी पे जाएंगे साथ, जब भी किसी पुलिस स्टेशन का विज़िट होगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी, तो वो हमेशा उनके साथ रहेंगे कि कभी इनको ये चांस ना मिल जाए कि ये दोनों फ्री कैन आपस में एक दूसरे के करीब आए और इस इशू को वंस फॉर ऑल ये सेटल कर लें। पंजाबी में कहते हैं जो तू सुलह कर ली तो साड़ी रहंदी नहीं। सो वो जो है रहंदी नहीं, उस रहंदी से ही जब हम लोग बाहर निकलेंगे, आपको एक चीज़ हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि हमें अगर हमने पॉजिटिव चेंज लानी है तो हमें इनर्शिया को ब्रेक करना पड़ेगा। जब आप इनर्शिया को ब्रेक करेंगे, अपने उस पर्टिकुलर स्फीयर से बाहर निकलेंगे, तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स आपका वेट कर रहे होंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर मुझे बताएंगे कि इस शहर में आबादी कितनी है? या आप के शहर की तकरीबन आबादी आपकी कोई 13-14 लाख के करीब है। थाने कितने हैं आप? थाने हमारे पास 10 पुलिस स्टेशन हैं और 6 चौकियाँ हैं हमारे पास। नफरी की तादाद क्या? नफरी हमारे पास तकरीबन वही कोई 1300 के लगभग नफरी है इस डिस्ट्रिक्ट की। 1300 के लगभग नफरी इस शहर में अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए काफ़ी है? बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा मौजूद है। आप मेरे से अगर पूछेंगे कि जी आपको और नफरी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि जी मुझे और नफरी चाहिए। और अगर मैं कहूँ नहीं चाहिए? नहीं, मैं फिर भी आपको कहूँगा कि हमें आपको जो आपकी स्ट्रेंथ है वो तो हमेशा आप जितने आपके पास लोग ज़्यादा होंगे उतना इफ़ेक्टिवली आप जो है वो लोगों को और इस ज़िले को सर्व कर सकेंगे। हैविंग सेड दैट, इसका ये मतलब नहीं है कि इतनी नफरी के साथ हम लोगों को सर्व कर नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े बेहतर अंदाज में लोगों को सर्व कर रहे हैं, बट अगर हमारे पास ये ऑप्शन आएगी कि हमें और स्ट्रेंथ मिले तो डेफिनेटली उसमें मेरा यस ही होगा। कब तक इस ऑप्शन के आने की उम्मीद है? देखिए, आपके पास जो आपकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, और आपके पास रिक्रूटमेंट होती भी रहती है, आपके पास लोग आते भी रहते हैं, फिर आपके बोरिंग यूनिट्स में भी लोग जाते रहते हैं, फिर आपके मुख्तलिफ आपकी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के तहत आपके जैसे पीरा बन गया, जैसे आपके पास सीसीडी आ गई, तो लोगों की उस साइड पे भी मोबिलिटी है। सो आप ये कह नहीं सकते कि जी मतलब आज से 6 माह तक आएंगे उसके बाद नहीं आएंगे। सो इस प्रोसेस ने चलते रहना है, लोग आपके पास आ भी रहे हैं, लोग आपसे जा भी रहे हैं। यानी कह सकते हैं हम कि पविस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख। जी, हम फल खा भी रहे हैं और हमें उम्मीद भी है। उम्मीद कितनी नफरी आप समझते हैं अगर हो तो हाफिजाबाद में मज़ीद अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है? मैं पर्सनली समझता हूँ कि हमें जो हमारा कॉन्स्टेबलरी का लेवल है ना, उसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। सो उसमें अगर हमारे पास आप ये समझें कि मिनिमम हमारे पास को 300-400 भी कॉन्स्टेबल्स नए हमारे पास आ जाते हैं, और जिन्हें हम फील्ड में उन्हें लॉन्च करें, पुलिस स्टेशंस में भेजें, हमारी जो पिकेट्स हैं वहाँ पे भेजें, जो हमारी चौकियाँ हैं वहाँ पे भेजें, तो इससे बहुत बेहतरी आने की तवक्को है। तो क्या कभी ख्याल नहीं आया कि आरपीओ साहब को या आईजी साहब को आपने कहा सर नफरी तो दे दो, की करते थे? देखें, आपका जो वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है
उसको जितना मैं इसे पिछले 2-2.5 साल के अंदर जितना उसे मैंने प्रमाण चढ़ते देखा है, मैंने अपने 15 साल का जो मेरा इसका सर्विस है, लेंथ ऑफ सर्विस जो है, उसमें मैंने इससे पहले नहीं देखा। हर दौर में अच्छे काम हुए, हर दौर में हम प्रोग्रेस पे बिलीव किए थे, डेवलपमेंट्स भी हुई, हर साइड पे हुई, लेकिन ये स्पेशली जो पिछले 2-2.5 साल गए हैं, इसमें जितना आप के डिपार्टमेंट के लिए काम हुआ है, जितना इसमें रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, जितना इसमें आपका डेवलपमेंट का काम हुआ है, मेरा ख्याल है कि उतना तो किसी टाइम पे मेरे होते हुए मुझे नहीं याद पड़ता कि जी इतना हुआ हो। सो मैंने, जैसे आपने खुद ही कहा कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो थिंग्स आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन, और हमें उसमें वी आर पॉजिटिव कि इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें डेफिनेटली और बेहतरी आएगी। आपने डेवलपमेंट की बात की, चलें इसी पे आ जाते हैं। कितने थाने हैं रूरल में और कितने थाने हैं शहर में? मैं समझता हूँ कि आपके कितने थाने आपके रूरल एरिया में हैं और कितने शहर में हैं? स्ट्रिक्टो सेंसो अगर मैं बात करूं तो आप सिटी हाफिजाबाद को कह सकते हैं कि ये अर्बन पुलिस स्टेशन है, और सिटी पिंडी भटिया को कह सकते हैं कि वो अर्बन पुलिस स्टेशन। बाकी 8 रूरल हैं। बाकी आपके मोस्टली जो उनका मेजर चंक है उनके एरिया का, वो आपका रूरल उसको। आपके अपने कितने थाने हैं और किराए की इमारतों? हमारे पास इस टाइम पे हमारे सारे अपने ही पुलिस स्टेशंस हैं, और अगेन मैं जो वेलफेयर वाली अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था, मैं अभी वेलफेयर पे भी आऊँगा। मैं अभी ज़रा ना आपके साथ थाना खेल रहा हूँ। तमाम की तमाम थानों की बिल्डिंग्स आपकी अपनी मलकियत है? हमारी अपनी है जी। वो थानों में है कि बोसीदा इमारतों में? नहीं, वो हमारी अच्छी इमारतें हैं, अच्छी इमारतें हैं। इसमें आप कह सकते हैं एक हमारा जो पुलिस स्टेशन कस्सो की है, उसकी बिल्डिंग थोड़ी पुरानी है, बट वो भी ऐसी नहीं है कि जिसे मैं बोसीदा या डेंजरस डिक्लेयर करूं, वो भी एक अच्छी बिल्डिंग है। बट अदरवाइज़ मेरे पास जितने भी थाने मेरे अपने नोटिस में हैं या जिनको मैं रिकॉल करूं, वो सारे के सारे अच्छी बिल्डिंग्स के अंदर मौजूद हैं। नए थाने बनाने में एक खासा रखते हैं, आपकी एक शोहरत है, आप थानों को डिज़ाइन जो है वो खुद करते हैं, तो कब तक आप हाफिजाबाद के थानों को नई शेप देंगे, इनको खूबसूरत अंदाज में पेश करेंगे? देखें, इसमें रिसेंटली जिस पुलिस कम खर्च वाला नशीन रिसेंटली जिस पुलिस स्टेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो है हमारा सदर पिंडी भटिया पुलिस स्टेशन। वो हमारी एडीपी की स्कीम थी, वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम उसे, जो हमारे सिप्स के प्रोटोकॉल्स हैं, उसके ऊपर हम उसकी कन्वर्जन कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि हमारी जब भी मुस्तकबिल में नेक्स्ट हमारी सिटिंग होगी, तो उस टाइम तक हम उसे मुकम्मल स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर चुके होंगे। हमारा वो वर्किंग कंडीशन में होगा, और मैं श्योर करता हूँ कि जी वो जो आपने भी कहा कम खर्च वाला नशीन वाला, हमारा वही कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी प्रिवेल करेगा। अच्छा सर, मज़ाफ़ाती इलाकों में जो थाने होते हैं जिनको रूरल कहते हैं, वहाँ पे SHO का बड़ा रोब दबदबा होता है। वहाँ को माड़ा मस्कीन मेरे जैसा बंदा जो है वो थाने में दाखिल नहीं हो सकता, SHO से मिल नहीं सकता, उसको अपनी दरख्वास्त नहीं दे सकता। क्या हाफिजाबाद के रूरल थानों में भी ऐसा ही है, या आपने वहाँ पे इस कंसेप्ट को जड़ से उखाड़ फेंका है? SHO के 2 रुख होने चाहिए। अच्छा जी। बैड करेक्टर्स के लिए SHO को इसी तरह का ही होना चाहिए। मैंने माड़ा मस्कीन लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं आ रहा हूँ जी, मैं उसी साइड पे आ रहा हूँ। जो डिस्क्रिप्शन आपने बयान की है बैड करेक्टर्स के लिए, वही डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। लेकिन कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा आपका कंप्लेनेंट, कोई दरख्वास्त दहिंदा भी, मैं मुनासिब वर्ड नहीं समझता कहना चाहिए, अगर वो एग्रीव्ड साइड कोई भी आपके पास आ गई है, तो उसके लिए आपको इतना नर्म होना चाहिए कि वो आराम से आपके पास बैठ के बेधड़क हो के अपना मसला आपसे शेयर कर ले। जो साहब का मूड ठीक नहीं तो फिर नहीं, साहब को मूड अपना ठीक करना पड़ेगा, उसके तो, पास कोई चॉइस नहीं है। अगर मूड ठीक ना किया तो नहीं, मेरे होते हुए उसके पास कोई चॉइस नहीं है कि कोई कंप्लेनेंट उसके पास आया है और SHO ने उसकी बात ठीक तरह से चेक एंड बैलेंस का तरीका क्या है? किस तरह चेक करते हैं ऐसी शिकायत को कि सर मैं थाने गया, मेरी बात नहीं सुनी गई? बड़ा आसान तरीका है आपके पास। जो बंदा बुरा काम कर रहा है उसको सज़ा दें, जो अच्छा काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड करें। आप जब अच्छे और बुरे को एक क्यू में खड़ा करना शुरू कर देंगे, तो जो अच्छा काम कर रहा है वो ये सोचेगा कि अच्छा काम करने का कोई रिवॉर्ड तो है नहीं, कोई एप्रिसिएशन तो है नहीं, इस वजह से वो इस चीज़ से डिस्करेज होगा, और वो उसकी जो कंट्रीब्यूशन है अच्छाई की मद में, गुड वर्क डन की मद में, वो उससे पीछे हटना शुरू हो जाएगा।
जब आप सेग्रीगेट कर देंगे कि भाई बुरे लोग एक साइड पे आ जाएं, अच्छे लोग एक साइड पे आ जाएं, तो जो अच्छा काम करने वाला है डेफिनेटली वो एलिवेशन फील करेगा। सो इसमें तो बहुत ही आसान तरीका है कि आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उसे आप अप्रिशिएट करें, उसे बताएं कि यू हैव बीन परफॉर्मिंग वेरी गुड। जो बुरा काम कर रहा है उससे पूछें कि भाई आप अपना जो AOR आपको डिफाइन किया गया आप उससे बाहर क्यों निकले। हाफिजाबाद की पुलिसिंग की कोई ऐसी बात जो कि उसको सूबे के दीगर अजला से जो है वो मुमताज़ करती हो, नुमाया करती हो, अलग दिखाती हो? मैं पर्सनली समझता हूँ कि सारे आपके जो ऑफिसर्स फील्ड में पोस्टेड हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर एक ऑफिसर की अपनी स्ट्रेटजी है, उनकी अपनी तरजीहात हैं, और वो तरजीहात उन्होंने डेफिनेटली डिवाइस की हुई होंगी अपने डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए। हमारे पास अभी आपने बात की तो मैं चूँकि बिलीव करता हूँ ओपन डोर पॉलिसी के ऊपर, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कंप्लेनेंट्स या ऐसे लोग आते हैं जिनके मसाइल को अगर मैं स्ट्रिक्टो सेंसो देखूँ तो वो आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनको कवर नहीं कर रही होती। फिर उसके लिए हम लोगों ने डेलिब्रेशन की अपनी टीम के साथ, हमने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया आउट ऑफ द बॉक्स का। आउट ऑफ द बॉक्स में हमारे पास ये होता था कि कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि किसी के कोई सिविल नोयत के हैं, किसी के कोई फाइनेंशियल कोई इस तरह के इश्यूज़ हैं, जिनको कि हम दोनों फ्रीकैन को बुला के बिठा के उनकी बात सुन के कोई ऐसा डिसीजन हम ले सकते हैं जो कि दोनों के लिए काबिल कबूल हो। इस प्रैक्टिस को हम लोगों ने अडॉप्ट किया। अच्छा, वो इंटरेस्टिंगली हमारी प्रैक्टिस इतनी कामयाब रही कि उसमें शॉर्ट ऑफ FIR आपके मसले मसाइल भी हल होने लगे और दोनों पार्टीज़ उस पर एग्री भी करने लगीं। कोई किसी किस्म का किसी साइड के ऊपर वो कोई प्रेशर भी नहीं था। पर्सनली मैंने ये फील किया कि इससे आपने थाने ने एक अनड्यू किसी को जो प्रेशराइज करना था, उसने FIR लॉजिंग करनी थी, कोर्ट का उसमें टाइम जो है वो ज़ाया होना था, पार्टीज़ की अपने टाइम की वेस्टेज होनी थी, फिर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ड्रेनेज थी वो तो होनी ही होनी थी। तो ये सारे के सारी चीज़ों से बचाने के लिए हमने दोनों साइडों को कन्विंस किया एंड दे वर क्वाइट हैप्पी। तो ये मैं समझता हूँ कि इस डिस्ट्रिक्ट की एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे इसको ज़रूर शेयर किया जा सकता है कि हमने थाने कचहरी के जो हम उर्फ़ आम में कहते होते हैं उनके चक्करों से लोगों को बचाने के लिए जिनके इश्यूज़ ऐसे थे कि जो हमें लगा कि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वाली साइड पे हमें इन्हें नहीं लेके जाना चाहिए और हमें इनको रिजॉल्व करवा देना चाहिए, वो हम लोगों ने उन लोगों के रिजॉल्व करवाए भी। अच्छा सर, यकीनन ये एक अच्छा काम है और पब्लिक को इसके बारे में पता भी चलना चाहिए, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि जो इंसाफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर आतिफ नज़ीर अपने ऑफिस में बैठ के शहरियों को दे रहा है, उन्हें वो इंसाफ अगर थाने से मिलता तो वो ज़्यादा बेहतर ना होता? अब ओपन डोर पॉलिसी का तो मज़ा ही ये है कि आपके पास एक बंदा आपके डिस्ट्रिक्ट की अगर हदूद स्ट्रेच कर रही है 80-90 किलोमीटर्स के ऊपर, वो एक गांव से उठा या जिस भी जगह के ऊपर वो रह रहा है, वो यहाँ पे आया आपके पास, बेधड़क हो के आपके पास बैठा, उसने अपना मसला बयान किया, आपने उससे पूछा कि जी मैं सुन लूँ, किसी के पास भिजवा दूँ, या आप क्या चाहते हैं। देखिए, जब तक आपके पास आने वाले विज़िटर को आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, आपने एक दफ़ा किसी कंप्लेनेंट की बात आराम से सुन ली तो 15-20-30% तो वो बंदा ये समझता है कि यार एटलीस्ट मेरी बात अच्छी तरह से सुनी गई है, अब मैं होपफुल हूँ कि मेरा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। सो ओपन डोर में आप दरवाजे बंद करके नहीं बैठ सकते। इसका मतलब है पब्लिक की जानिब से थानों पे अदम एतमाद का भी तो इजहार किया जा रहा है कि अगर उन्हें इंसाफ DPO ने देना है तो SHO, सर्कल ऑफिसर और डिविजनल ऑफिसर क्या कर रहा है? नहीं, मैं इस चीज़ पे आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। ओपन डोर ये पॉलिसी आपका हक है, आप बिल्कुल नामुत्तफिक हो। ओपन डोर पॉलिसी का कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि जी DPO ऑफिस के दरवाजे तो किसी बंदे के लिए खुले हैं लेकिन SDPO अवेलेबल नहीं है, SHO अवेलेबल नहीं है। देखिए, SHO के लिए तो आपने मतलब ये सेंट्रल पुलिस ऑफिस की बड़ी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि जी 4 से लेके 6 बजे तक आपने थाने में मौजूद रहना ही रहना है, आपने लोगों को सुनना है।
नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस आपने पास करनी है। जिसकी किसी की एफआईआर होने वाली है उसकी एफआईआर हो जाए, किसी का अगर कोई दूसरा इशू है वो दूसरा इशू उसका रिजॉल्व हो जाए, तो ओपन डोर पॉलिसी को इस चीज़ के साथ ना उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए कि जी नीचे वाले दरवाजे बंद हो गए और सिर्फ एक डीपीओ का ऑफिस खुला है। नहीं, ओपन डोर का मतलब है कि पुलिस ऑफिसर कोई किसी भी रैंक के ऊपर बैठा हुआ है, किसी भी जगह के ऊपर बैठा हुआ है, वो पब्लिक के लिए या किसी ऐसे बंदे को जो कि किसी किस्म का कोई इशू फेस कर रहा है उसके लिए उसके दरवाजे खुले हैं, वो आए, अपना इशू बयान करे और उस इशू को एड्रेस करवाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां पर ब्रेक पर जाने से पहले हमने कुछ देर के लिए मुनक़ता किया था। अच्छा सर, हाफिज़ाबाद के थानों का कल्चर क्या है? रवायती है या अब उसमें भी कोई तब्दीली आई है? देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर चेंज नहीं आएगी, आपकी चीज़ें स्टैटिक रह जाएंगी तो वो स्पॉइल होना शुरू हो जाएंगी। ये जो आपके पुलिस स्टेशंस हैं, ये बिल्कुल इसमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। यानी आप अगर रिकॉर्ड की बात करें तो आप देखें कि आपका मैनुअल से आपका सारे का सारा उस पर ऑटोमेशन पे चला गया है। आप अगर लॉट की बात करें तो आपके पास पढ़े लिखे ऑफिसर्स और आपके पास जवान आना शुरू हो गए हैं और सारी की सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव साइड पे ही आपकी जा रही हैं। आपके पास अब ऐप्स इतनी ज़्यादा हैं कि सारी की सारी चीज़ें आपके पास सिंगल क्लिक के ऊपर पड़ी हुई हैं। आप के फ्रंट डेस्क्स हो गए, आप के सीडीआर के एनालिसिस हो गए, यानी अब आपके पास हर थाने में इतने अच्छे लोग मौजूद हैं कि एक वो जो कॉन्सेप्ट था कि जी पूरे ज़िले में शायद कोई एक ही हमारा ऑफिसर है या हमारा जवान जो है वो सीडीआर्स का एनालिसिस कर सकता है, वो जियो फेंसिंग की सेल आईडीज़ को पिक कर सकता है, इसके अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है, तो वो अब आपके पास हर थाने में ये आपके पास इस तरह का स्टाफ अच्छा, मौजूद एक है। दिन में कितनी शिकायत आती हैं डीपीओ हाफिज़ाबाद को कि सर थानों में गए तो नारवा रवैये का सलूक हुआ, सर करप्शन की शिकायत हैं, सर नाके पे रोका बदतमीज़ी की गई, सर गलत रेड की गई, मुकदमा दर्ज नहीं किए गए, ये मुकदमा दर्ज है, मुलज़म गिरफ़्तार है, रिकवरी नहीं मिली, तफ्तीश ठीक नहीं हुई? दो एंगल्स हैं आपके क्वेश्चन में। मैंने काफ़ी सारे एंगल इकट्ठे कर दिए। एक एंगल ये है कि अगेंस्ट द पुलिस ऑफिशियल्स हमारे पास कंप्लेंट्स की क्या रेशो है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हम इसको डेली बेस के ऊपर हम इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। ना सिर्फ हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं बल्कि हमारे मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा के जो KPIs हैं उसमें बाकायदा ये इसकी मॉनिटरिंग का एक मैकेनिज़्म है। फिर उसमें मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई ऐसा आपके पास कोई विजिटर आया है, कंप्लेनेंट आया है जिसका इशू मेरे किसी स्टाफ के मुतलका है, मेरे किसी जवान के मुतलका है, तो एटलीस्ट जो उसकी मैं इंक्वायरी मार्क करूँ या मैं फैक्ट्स को प्रोब करवाऊँ वो मेरा कोई गेस्टेड ऑफिसर करे। मिनिमम DSP रैंक का कोई ऑफिसर होना चाहिए जो कि दोनों फ्री कैन को देखें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो प्रोवाइड करना चाहिए हमें। वो भले किसी ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है और कोई सिविलियन है, तो उसमें मेरी कोशिश होती है कि फिर मैं इस तरह के मैटर को मैं कंसर्न पुलिस स्टेशन को या हमारी जो चौकी है या उनको ना भिजवाऊँ। सो एक तो उसमें फिर मेरी सेकंड मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि जो टाइमलाइन। कितनी शिकायत आती हैं रवैये की? डिपेंड करता है लेकिन कम है। कितनी? आप ये समझ लें कि दिन में शायद मेरे पास कोई एक आधी 2-3 को ऐसी कंप्लेंट्स आ जाती होंगी। 10 थानों में 3 कंप्लेंट्स आ जाती हैं। एक आप तीनों के साथ क्या सलूक करते हैं आप? देखिए, मैं अगर शिकायत सच्ची हो तो? अगर शिकायत सच्ची हो तो जो पनिशमेंट मेरा स्टाफ मेरा ऑफिशियल डिज़र्व करेगा ही विल हैव इट। अगर शिकायत झूठी है तो एटलीस्ट इतना को तो मेरा राइट बनता है कि मैं उसको कंप्लेनेंट को बुला के कहूँ कि आपको ये सारे का सारा प्रोसेस इनिशिएट करवाने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज जो कंटेंट्स हैं आपकी एप्लीकेशन की वही सही नहीं। सच्ची कितनी, झूठी कितनी? इसमें भी आप ये समझें कि जो हमारे पास ऐसी कंप्लेंट्स हैं
जिसमें कि हाई हैंडेडनेस की कोई कंप्लेंट आ गई, जिसमें इस तरह की कोई कंप्लेंट आ गई कि जी मेरा केस जो है वो मेरिट के ऊपर डिसाइड नहीं हो रहा। हर एक जो एप्लीकेशन है उसके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने का एक सेपरेट मैकेनिज्म आपके पास मौजूद है। मिसाल क्या है? मिसाल ये है कि एक दिन में आपके पास आ गई 50 शिकायत, जी सच्ची कितनी, झूठी कितनी? ये आप इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये थंब रूल है आपके पास। आप और 50 शिकायत का मतलब ये है कि इसमें पब्लिक के अगेंस्ट भी हैं और पब्लिक की पुलिस के अगेंस्ट सर भी मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ ना कि आप 50 दरखास्तें सुनते हैं एक दिन में, सच्ची कितनी आती हैं, झूठी कितनी आती हैं? आपने बड़ा और अगर कोई झूठा है तो उसको आप क्या कहते हैं? आखिरकार उसने आपका वक्त, सरकार का वक्त ज़ाया किया, सरकार के वसाइल ज़ाया किए। दरख्वास्त देना तो बड़ा आसान सा काम है कि सर मैं ये हो गया, सर ये ऐसे मेरे साथ हो गया, वो बाद में झूठी होगी तो हो सर मुझे गलत फहमी हो गई थी। मेरे पास किसी भी एप्लीकेशन की डिस्पोजल के 3 मैकेनिज़म्स हैं जी। एक ये है कि आपके पास एक एप्लीकेंट आया, उसने एक दरख्वास्त दी, दरख्वास्त देने के बाद मैंने ये फ़ील किया कि ये दरख्वास्त मुझे कंसर्न्ड SHO को मार्क कर देनी चाहिए, मैं उसे मार्क कर देता हूँ। उसके ऊपर मैंने अपनी टाइम लिमिट एक लिख दी कि इस टाइम के अंदर आपने इस एप्लीकेशन को सुनना है। क्या है टाइम लिमिट आपकी? वो डिपेंड करता है कि अब जैसे मैं एक मिसाल देने लगूँ कि लेट सपोज एक मर्डर का केस है। अब मर्डर के केस में जब तक SHO, SDPO और DPO खुद नहीं उस केस को सुन लेगा, कलेक्टिवली दोनों साइडों को हम बुलाएंगे, खुद उस पर डेलिब्रेट कर लेंगे, उस टाइम तक हम लोग उस मर्डर के केस को फाइनलाइज नहीं करते। अच्छा, इसके बरक्स आपके पास एक ज़रर का केस है, आपके पास एक बड़ा हमारा एक मशहूर ज़माना सा सेक्शन है 452 जी घर में दाखिल हुए जी, दूसरा फ्री कहता है जी घर में दाखिल नहीं हुए, ट्रेसपासिंग, ठीक है जी। अब उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई DPO को या SDPO को उसके ऊपर इतना डेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। ये वो काम है जो कि आपके थाने का तफ्तीशी कर सकता है, आपका SHO कर सकता है। थाने का तफ्तीशी करेगा क्या कि वो मौके पे जाएगा, दोनों पार्टीज़ की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा, अपना एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट उसके ऊपर अप्लाई करेगा और वो ज़हन बना लेगा कि जी ये ट्रेसपासिंग हुई है या नहीं हुई है। वापस आएगा थाने में, SHO को बताएगा, वो केस वहाँ पे कंक्लूड हो जाएगा। सो ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ केस क्या है, नेचर ऑफ कंप्लेंट क्या है जिसके ऊपर आप डिसाइड करने जा रहे हैं। सो इट वेरीज फ्राम 24 आवर्स अप टू 7 days, 10 days, 15 अच्छा days। चलें मुझे ये बता दें, हाफिजाबाद पुलिस में करप्शन की कितनी शिकायत हैं? मैं ये नहीं कहता कि कितने करप्ट ऑफिसर हैं, कितने करप्ट एहलकार हैं, शिकायत कितनी है? मैं पर्सनली फ़ील करता हूँ कि जब मैं शुरू में आया था तो उस टाइम पे ये रेशो काफ़ी ज़्यादा थी। फिर उसमें जितनी हमारे पास इंक्वायरीज़ हुई, बल्कि कुछ हमारे पास पुरानी इंक्वायरीज़ भी पड़ी हुई थी जिनके ऊपर डिसीजन पेंडिंग थे, तो वो लगभग मेरी पोस्टिंग के दौरान तकरीबन कोई मोर देन 40 लोग ऐसे हैं कि जिन्हें हम लोगों ने मेजर पनिशमेंट्स अनाउंस की हैं ऑन द बेसिस ऑफ करप्शन, ऑन द बेसिस ऑफ हाई हैंडेडनेस और ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस। सो इसमें सारी मिक्स है इसमें। अब करप्शन की शिकायत की रेशो क्या है? अब करप्शन की शिकायत की रेशो जो है वो काफ़ी हद तक लो है। सज़ा का तरीक़ाकार क्या है, मेयार क्या है? देखें, सज़ा का तरीक़ाकार तो अब आपके पास एक बंदा आया, उसने कहा जी कि सो एंड सो पुलिस ऑफिसर ने मेरे साथ अनफेयर किया है, या उसने फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन की है जी, या उसने मेरे से कोई पैसों की डिमांड की है। अब उसके लिए जैसे मैंने पहले आपको बताया कि उसका एक सेट मैकेनिज़्म है कि आप उसकी एक इंक्वायरी मार्क करें। आप मेजर पनिशमेंट उस टाइम तक अनाउंस नहीं कर सकते जब तक उसकी आपने रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंडक्ट नहीं करवाई। अब मैंने पहले भी आपको बताया कि रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मैं करवाता हूँ अपने गेस्टेड ऑफिसर से कि बेसिक स्केल 17 एंड अबव रैंक का कोई ऑफिसर उसकी इंक्वायरी करे। जब वो इंक्वायरी हो के आ गई, आने के बाद ये तय हो गया कि जी इसमें पुलिस ऑफिसर या ऑफिशियल गिल्टी है, तो वो फिर आपका जो पनिशमेंट्स का मैट्रिक्स आपका बना हुआ है, आपने उसके मुताबिक उसको पनिशमेंट अनाउंस कर देनी है। वो मेजर पनिशमेंट डिज़र्व करता है, आप उसको मेजर पनिशमेंट दे देंगे। माइनर है तो कीपिंग इन व्यू कि जी उसने ऑफेंस क्या किया है या उसकी नेग्लिजेंस क्या है उसके पार्ट के ऊपर, उसके मुताबिक आप उसको पनिशमेंट अनाउंस करेंगे। आपने कितने करप्ट ऑफिसर और अहलकार पकड़े? मैंने आपको गुजारिश दोबारा सर दोबारा आऊँगा मैं। आपने कितने करप्ट ऑफिसर और अहलकार पकड़े? मैंने आपको पहले जैसे बयान किया कि तकरीबन 40+ ऐसे लोग थे जिन्हें मैं अपनी इस मौजूदा 7-8 माह का मेरा जो ये पोस्टिंग का ड्यूरेशन है, इसमें हमने उन्हें मेजर पनिशमेंट्स अनाउंस की हैं।
और इसके साथ मैं एक चीज़ ज़रूर आपको ऐड करूंगा कि ये तासुर इसके साथ बिल्कुल ना लिया जाए। जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि जो अच्छा काम करने वाला है उसे हमने अप्रिशिएट भी किया। हम अच्छे काम की तरफ भी आते हैं। अभी हम ज़रा ना आपसे बुरे बुरे कामों के बारे में पूछ रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे अच्छे कामों के हवाले से होगा। ये ज़रा बुरे बुरे की तफसील दें आप मुझे। मैंने बताया कि ये तकरीबन 40+ के करीब ऐसे लोग थे जिन्हें हमने मेजर पनिशमेंट्स दी हैं। उससे आप के पुलिस के जो आपके ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स हैं उनके दरमियान और आपकी पब्लिक के दरमियान एक बड़ा पॉजिटिव आपका एक इम्प्रेशन जो है वो उसका फ़्लो हुआ। जी अगर मैं कोई ऐसा काम करूँगा जिसकी मुझे कानून ने इजाज़त नहीं दी हुई, या मैं अगर किसी के साथ को अनफेयर ट्रीटमेंट करता हूँ या किसी की तफ्तीश मेरिट पर नहीं करता और वो चीज़ किसी एप्लीकेंट ने, कंप्लेनेंट ने डीपीओ के पास ले गया, उसके नोटिस में आ गया, इंक्वायरी होने के बाद मैं गिल्टी डिक्लेयर हो गया, तो वो फिर मेरे लिए टॉलरेंस ज़ीरो है। अच्छा जी, बुरे के लिए तो टॉलरेंस ज़ीरो है आपकी, अच्छे के लिए क्या? अच्छे के लिए रिवॉर्ड है। क्या है रिवॉर्ड आप का कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स हैं, आप उसकी रिकग्निशन है, उसके लिए कैश रिवॉर्ड्स है, उस के लिए मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जब आप किसी बंदे ने कोई अच्छा काम किया है आप उसे अपने पास बुलाते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसकी अप्रिसिएशन को अपने पास रिकॉर्ड करते हैं, मैं समझता हूँ बहुत। अच्छा, क्या मुझे डीपीओ हाफिजाबाद ये बताएंगे कि उनके 10 थानों की हदूद में कितने बदमाश हैं और कितने डेरादार हैं? देखिए, आप बदमाश को मैं हमेशा वो करता होता हूँ बैड कैरेक्टर्स के साथ। चलें, बैड कैरेक्टर्स कितने हैं? जी, बैड कैरेक्टर्स इस टाइम पे जो रिकग्नाइज्ड बैड कैरेक्टर है वो अल्लाह के फजल से इस टाइम पे हमारे पास कोई नहीं है, पहली बात। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई बैड कैरेक्टर बनने की कोशिश करता है तो वो फिर कानून हमें बिल्कुल फ्री, हमें हमारे पास इख्तियारात हैं कि हम उसको उसके एक्ट के मुताबिक उसको हम लोग अच्छा, डील उस करें। बैड कैरेक्टर का सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट करते हैं? ये क्या टेक्नोलॉजी है? देखिए, सॉफ्टवेयर अपडेशन, सॉफ्टवेयर तो वैसे मोबाइल्स के होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स की जो अशियाँ उनके होते हैं, ये इनके सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट करते हैं? हमारे पास पूरी ताज़ीरात पाकिस्तान की किताब है जिसमें उसमें हमारे ये है पास सॉफ्टवेयर? बिल्कुल, उसमें जैसे आपके ये सॉफ्टवेयर अपडेशन के मुख्तलिफ आपके वर्जन्स हैं, तो उसमें भी डिपेंड करता है कि किसी बंदे ने क्राइम क्या कमिट किया है, तो वो हमें कानून के मुताबिक जो उस कानून में लिखा हुआ है अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें प्रोसीड करते हैं, तो उसका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। आपकी बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जो आपको ये ऑप्शंस देती हैं, आपके फ़ोन्स हैं जो आपको ऑप्शंस देते हैं कि जी ये सॉफ्टवेयर आ गया है। कितनी बैड कैरेक्टर्स, कितने बदमाशों के सॉफ्टवेयर अब तक अपडेट हो चुके हैं हम और कितनों के रहते हैं? जितने भी हमारे पास नॉन ग्रुप्स थे ना जी, सिंस आई जॉइंड, वो सारे के सारे जैसे हमारे पास सामने आते गए, हम लोगों ने जो हमारे पास कानून के मुताबिक कार्रवाई थी हम लोगों ने की, और उसमें हम लोगों ने हमारे पास जितनी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसमें उनका इनपुट शामिल था। और ये आई कैन सेफली से दैट कि जी इस तरह का कोई ऐसा अच्छा, ये वैसे एक नई टर्म नहीं कि कानून के मुताबिक सॉफ्टवेयर की अपग्रेडेशन? अब आप देखें, आपके पास पाकिस्तान पीनल कोड है, पाकिस्तान पीनल कोड की मुख्तलिफ प्रोविजंस हैं, जब आप उनके मुताबिक आप आगे प्रोसीड करेंगे तो आपने सॉफ्टवेयर अपडेशन का वर्ड इस्तेमाल किया तो मैंने उसको उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया। बट अदरवाइज़ मतलब हमारा यही है कि जो बंदा भी जो एक्ट परफॉर्म करेगा उसके अगेंस्ट जो कार्रवाई बनती है हम लोग, यानी अब आप कह सकते हैं कि हाफिजाबाद में कोई बंदा ऐसा मौजूद नहीं है जिसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की ज़रूरत हो? मैं ये बिल्कुल सेफली कह सकता हूँ कि कोई बंदा ऐसा मौजूद नहीं है। और अगर हमें कोई करैक्टर हमारे पास सामने आता है तो हमें किताब इजाज़त देती है कि हम लोग उसके अगेंस्ट प्रोसीड करें, और हम लोग उसके अगेंस्ट प्रोसीड करेंगे। हाफिजाबाद पुलिस के कितने शहीद हैं? हमारे पास 18 शहादतें हुई हैं जी। 18 शहादतें हैं। 18 शहदा के वर्सा के आप अमीन हैं, वारिस हैं, किस तरह उनकी देखभाल करते हैं? एक तो मेरी कोशिश होती है कि मैं तकरीबन कोई 2 हफ्तों के अंदर किसी एक शहीद के पास खुद जाऊं उनके घर,
उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे मिलूं, उनके साथ बैठूं, उनके साथ खुदा न खास्ता अगर किसी को कोई ऐसा कुछ चैलेंज, कोई इशू को दरपेश है जिसको कि हम लोग रिजॉल्व करवा सकें, तो उस साइड पे आगे हम लोग प्रोसीड करें। सो मैं कोशिश करता हूँ कि जब से भी मैं आया हूँ तो हर माह मेरी कोशिश होती है कि मैं 2, 3, 4 शोधा के ऐसे घर जहाँ पे मैं खुद जा सकूँ, मैं वहाँ पे जाऊँ। एक तो ये है। बाकी अदरवाइज़ मेरा पर्सनल कांटेक्ट भी सब उन फैमिलीज़ के पास मौजूद है, और जो हमारे करीब रहते हैं वो मेरे पास बाज़ू का दफ्तर भी आ जाते हैं। तो सो ये हमारा बड़ा क्लोज़ कोऑर्डिनेशन है उनसे मिलने का, उनके पास जाने का, या उनका हमारे पास आने का। बल्कि बाज़ औक़ात अगर हम लोग कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करें उनके लिए, तो मेरी कोशिश होती है कि हम लोग DPO हाउस पे कर लें उसको, बजाय इसके कि हम किसी और जगह पे करें, सो दैट कि उन्हें, उनकी फैमिलीज़ को हम लोग ये रियलाइज़ करवा सकेंगे हमारा जो कुछ है वो आप लोगों का है, और आप के भाई ने, आपके हस्बैंड ने, आपके बेटे ने जो इस मुल्क के लिए, इस ज़िला के लिए और इन लोगों के लिए जो किया है, उसका कोई नेमुल बदल है ही नहीं। सो हमारा बहुत क्लोज़ अल्हम्दुलिल्लाह कोऑर्डिनेशन है, और उनसे हमारी फ्रीक्वेंट मीटिंग्स रहती हैं शोधा की फैमिलीज़ के साथ। अच्छा सर, क्या पैगाम देंगे आप हाफिज़ाबाद की आवाम को और हाफिज़ाबाद के बदमाशों और डेरेदारों को? देखें, मेरा मैसेज जो है हाफिज़ाबाद के लोगों के लिए यही है कि हम आपके लिए और आपके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिलो जान से हाज़िर हैं, और 24/7 हाज़िर हैं। और जो आपने बात की बदमाशों के हवाले से, उनके लिए इस डिस्ट्रिक्ट में किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन, कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। बातें सुनी आपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिज़ाबाद आतिफ़ नज़ीर की। उनका कहना है कि बदमाशों के लिए, क्रिमिनल्स के लिए इस डिस्ट्रिक्ट में कोई जगह नहीं है। यहाँ प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।